अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपकी मेज़बान डॉक्टर अबीरा बाबर। एंड एज़ यू ऑल नो, हम हमेशा कोशिश करते हैं शाह साहब की जो मौजूदगी है वो किसी भी शो में बड़ी अहम होती है, क्योंकि शाह साहब को हम हमेशा एक टीचर के तौर पे तो देखते ही हैं, लेकिन सबसे बेहतरीन बात ये है कि हम अपने शो में वो पॉइंट्स और वो इम्पॉर्टेंट मौजू डिस्कस करते हैं जिनसे ना सिर्फ आप कुछ सीख सकें बल्कि आप पाकिस्तान के एक बेहतर शहरी भी बन सकें। आज का जो मौजू है वो बड़ा अहम रहने वाला है, क्योंकि हम टेक्निकल एजुकेशनल सिस्टम पे बात करने वाले हैं। एक वक्त था कि पाकिस्तान से रिसोर्सेज लिए जाते थे, यहाँ की जो टेक्निकल टीम्स हैं उनको हायर किया जाता था जर्मनी या इस तरह के ममालिक में, लेकिन इस वक्त जर्मनी से हमारे साथ एक पीएचडी स्कॉलर मौजूद हैं। उनका पीएचडी जर्मनी से होने के साथ साथ उनका बड़ा काम है टेक्निकल एजुकेशन को प्रमोट करने में, और पाकिस्तान और जर्मनी के टेक्निकल एजुकेशनल कह लें कि जो कंपैरिजन है उस पर हमारी आज की गुफ्तगू रहेगी, जिसके लिए गेस्ट से मिलवाने से पहले मैं चाहूँगी शाह साहब को वेलकम कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम शाह साहब। बहुत बहुत शुक्रिया। और आज के जो गेस्ट है, मैं खुद सीखने के लिए तैयार हूँ, बेताब हूँ कि मैं जान पाऊँ कि क्या वजह है कि कभी पाकिस्तान से ह्यूमन रिसोर्स लिया जाता था, जो एक टेक्नीशियंस का और टेक्निकल सपोर्ट का स्टाफ होता था, और हमारी टेक्निकल एजुकेशन इतनी म्यारी थी, और ऐसा क्या हुआ कि आज हमारे इतने इदारे हैं, टेविटा है, स्किल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट है, नेवटेक है, उसके बावजूद हम अगर म्यारी तालीम की और स्किल्स की बात करें तो वहाँ से पढ़ने वाले, इवन कि डिप्लोमा लेने वाले, के ज़माने में 3 साल का डिप्लोमा भी एक इंजीनियर माना जाता था। तो आज वो पढ़ने वाले वहाँ से, उनके पास वो स्किल्स नहीं है, डिग्री ले लेते हैं, सर्टिफिकेट्स ले लेते हैं, वो स्किल्स नहीं, और दुनिया स्किल्स की बात कर रही है। मैं सबसे पहले आपसे अब्दुल्ला भाई पूछना चाहूँगा कि आप यहाँ कहाँ पढ़े और यहाँ से फिर आपका जर्मनी जाने का सफ़र क्या था? सबसे पहले तो मैं चाहूँगा, मैं शुक्रिया अदा करूँ कासिम अली शाह साहब का और डॉक्टर अबीरा साहिबा का कि जिन्होंने इनवाइट किया और इतना अच्छा तारुफ़ कराया। थैंक यू सो मच। मेरा ताल्लुक़ बेसिकली पाकिस्तान में मुल्तान के शहर से है, और मैंने बुनियादी तालीम मुल्तान से हासिल की, और उसके बाद फिर कैसे कहते हैं कि आला तालीम हासिल करने के लिए मैं लाहौर आया, और फिर यहाँ पे कुछ अर्सा पढ़ा, और फिर उसके बाद मैं कराची चला गया। IBA कराची में मैंने कुछ अर्सा पढ़ा, और फिर उसके बाद मैं वहाँ पे कुछ अर्सा काम किया IBA कराची में, और फिर मुझे जर्मनी से स्कॉलरशिप मिल गया, और मैं फिर जर्मनी में PhD स्टार्ट कर दी। तो वहाँ पे यूनिवर्सिटी है, टेक्निकल यूनिवर्सिटी ऑफ बर्लिन, तो वहाँ पे ये फिर PhD। अच्छा, इस यूनिवर्सिटी का ये ख्याल क्यों आया कि बर्लिन की यूनिवर्सिटी से पढ़ना है? अच्छा, इसकी एक तो वजह ये थी कि स्कॉलरशिप यहाँ से मिल गया, और दूसरी वजह ये थी कि ये रैंकिंग में अच्छी यूनिवर्सिटी है। अच्छा कि टॉप यूनिवर्सिटीज़ में से एक है, और शायद टॉप 5 में होगी, और इसका जो प्रोफेसर हैं वो भी अच्छे हैं, और चीज़ें मुझे लगा कि, और बर्लिन वैसे शायद मेट्रोपॉलिटन सिटी है, तो हमेशा मेरा ख्याल है कि मेट्रोपॉलिटन सिटी में रहने का ज़्यादा फ़ायदा होता है, जहाँ पे डिफरेंट नेशनलिटीज़, डिफरेंट कल्चर, डिफरेंट रेस, डिफरेंट रीजन, डिफरेंट बैकग्राउंड से लोग हों, वहाँ से ज़्यादा फ़ायदा होता है। अच्छा अब्दुल्ला साहब, एक बड़ा देखिए ना आज का चैलेंज है, वो चैलेंज है इंडस्ट्री अकेडमी लिंकेजेस, यानी जो यूनिवर्सिटी पढ़ा रही है और जो इंडस्ट्री कर रही है, इसमें गैप नहीं होना चाहिए, यानी ह्यूमन रिसोर्स वैसा ही हो जैसा इंडस्ट्री को चाहिए। जर्मनी और बिलखसूस बर्लिन की यूनिवर्सिटी ऐसा क्या कर रही है कि ये गैप कम से कम है, और यहाँ के लोग जो पढ़ के निकलते हैं वो बाद में इंडस्ट्री की ज़रूरत पड़ती है? अच्छा, उसमें उनका तो बुनियादी जो एजुकेशन सिस्टम है ना, उसके अंदर बुनियादी तौर पे उन्होंने पहले ही डिवीजन्स कर दी हैं। जब बच्चा होते हैं वो किंडरगार्टन उसको कहते हैं जर्मन में, जब बच्चा बिल्कुल प्ले ग्रुप नर्सरी में जाता है, तो जब वो उससे ऊपर जाता है ना 1 क्लास में, तो वो उसको फिर प्राइमरी एजुकेशन कहते हैं। 1 से 4 तक सब बच्चे एक ही एजुकेशन हासिल करते हैं, और उसमें बुनियादी एजुकेशन होती है जर्मन ज़बान की। एक बात तो ये कि उनकी सारी एजुकेशन जर्मन ज़बान में, कोई भी पढ़ेगा तो उनकी सारी एजुकेशन जर्मन ज़बान में है। और वो जब एजुकेशन शुरू करेंगे पढ़ना, तो वो बुनियादी चीज़ें पढ़ाते हैं, कोई ज़्यादा साइंस नहीं पढ़ाते। हमारे यहाँ पे 1 क्लास में बच्चे को रॉकेट साइंस पढ़ाने लग जाते हैं, तो वैसा नहीं करते, वो बुनियादी चीज़ें पढ़ाते हैं। उसके बाद 4th क्लास के बाद नॉर्मली जगहों पे, लेकिन कुछ सूबों के अंदर 6th क्लास के बाद भी ऐसा है कि वो बच्चों को 3 हिस्सों में डिवाइड कर देते हैं उसी वक्त ही, कि ये बच्चे ऐसे हैं कि जिन्होंने स्किल्स सीखनी है और ये काम करने हैं, ये बच्चे ऐसे हैं कि जिन्होंने दरमियाना पढ़ना है, कुछ स्किल्स भी सीखनी है, कुछ थ्योरी भी पढ़नी है, इस तरह काम करना है। कुछ बच्चे ऐसे हैं कि जिन्होंने आगे यूनिवर्सिटीज़ में जाना है, जिन्होंने आगे रिसर्च करनी है, जिन्होंने सिर्फ थ्योरी पे फोकस करना है, प्रैक्टिकल वोकेशनल काम है वो नहीं करना। अच्छा, फिर आगे उनका सिस्टम आता है, उसको कहते हैं VET, वोकेशनल एजुकेशन ट्रेनिंग शायद कहते हैं, और या उसको डुअल सिस्टम भी कहते हैं। वो उनका मेरा ख्याल है बहुत मुनफरिद सिस्टम है, वो की चीज़ है। उसमें ये होता है कि 300 किस्म की महारतें हैं, 300 टाइप्स
जैसे इंजीनियर, इलेक्ट्रीशियन है, प्लम्बर है, ये 300 टाइप्स की चीज़ें हैं। अच्छा, ये यानी कि शॉर्ट कोर्सेज या स्किल्स की फॉर्म में है। हाँ जी। और 300 तरह की जो स्किल्ड लेबर है वो तैयार करते हैं। बिल्कुल। और ये क्या 300 जिस तरह के लोग इन्हें चाहिए या स्किल्स हैं, ये इंटरनेट पे कहीं कहीं अवेलेबल हैं जी? बिल्कुल, ये आप गूगल करेंगे तो आपको मिल जाएगा। अच्छा जी। कि 300 टाइप्स की डिफरेंट स्किल्स हैं, शायद 300 से ज़्यादा ही होंगी। उसमें एक बहुत कमाल बात है, वो कमाल बात ये है कि उसमें ये थोड़ी सी थ्योरी पढ़ाते हैं और बाकी ये कह लें इंटर्नशिप कह लें वो करवाते हैं इंडस्ट्री के अंदर। और ये जब बच्चा पढ़ रहा है ना, तो ये बच्चा पढ़ाई भी कर रहा है और जॉब भी कर रहा है। अच्छा जी। इस बच्चे को तनख्वाह मिलती है, इंटर्नशिप की भी तनख्वाह। ये जो बच्चा पढ़ाई कर रहा है, इस पढ़ाई की भी तनख्वाह मिलती है। क्या बात। वो इंडस्ट्री उसको स्पॉन्सर करती है। जिस इंडस्ट्री के लिए इंडस्ट्री ने यूनिवर्सिटी को या इदारे को कहा हुआ है, इंस्टीट्यूशंस कहते हैं, उनको कहा हुआ है कि आपने ये चीज़ें पढ़ानी है, हमें ये पढ़ा हुआ बच्चा चाहिए, वो इंस्टीट्यूशंस पढ़ाते हैं और वो साथ ही उसमें वो काम करते हैं। फॉर एग्जांपल 4 घंटे वो पढ़ेंगे और 4 घंटे वो काम करेंगे और इस चीज़ को करने के उनको पैसे मिलेंगे। अच्छा जी। 3 से 4 साल वो कुछ लोग कुछ जगह पे 3 साल, कुछ जगह पे 4 साल है। तो वो ये जो चीज़ है ना उनका, ये वाला जो सिस्टम है, डुअल सिस्टम, ये है जो चीज़ आप कह रहे थे ना कि टेक्निकल एजुकेशन और सारा वोकेशनल एजुकेशन, तो वो उन्होंने असल में हर चीज़ को कह लें कि सिस्टमाइज़ कर दिए। यहाँ पे कोई बच्चा करेगा वोकेशनल इंस्टीट्यूशन से पढ़ेगा तो बहुत चांस है कि उसको काम नहीं आता होगा प्रैक्टिकल में। हाँ जी, वो क्लेम करेगा लेकिन काम नहीं आता होगा। लेकिन वहाँ पे अगर कोई बच्चा के पास वो डिग्री है, वो क्लेम कर रहा है, तो उसका मतलब ये कि उसने सर्टन नंबर ऑफ आवर्स इंडस्ट्री में काम कर चुका है और वो उस इंडस्ट्री, बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि उसी इंडस्ट्री में उसको बाद में जॉब मिल जाती है, परमानेंट जॉब भी वहीं मिल जाती है। अगर वहाँ ना मिले तो उसको कंप्यूटर में मिल जाती है, कंप्यूटर में नहीं मिलेगी तो किसी और यूरोपियन कंट्री में मिल जाएगी, क्योंकि वो उसको स्किल आ गई है, उसके पास स्किल का सर्टिफिकेट है कि मुझे स्किल आती है और वो सर्टिफिकेट ये मेक श्योर करता है कि उसने स्किल भी सीखी है और उसके ऊपर अमल भी किया और उसको वाकई आती है। बिल्कुल सही। तो वो ये बुनियादी चीज़ है। बाकी फिर आगे यूनिवर्सिटीज़ में भी उनके 3 किस्म की यूनिवर्सिटीज़ होती हैं। हमारे यहाँ पे सारी यूनिवर्सिटीज़ एक ही तरह की होती हैं, या वो इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटीज़ थोड़ा बहुत है, लेकिन आजकल तो इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटीज़ में भी सारे ही डिपार्टमेंट होते हैं इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटीज़। अच्छा, एक बड़ा अहम एक सवाल का हिस्सा, हमारी बातचीत का हिस्सा ये है कि पाकिस्तान में बड़ा कुछ ऐसा पढ़ाया जा रहा है जिसकी अब ज़रूरत ही नहीं रही। लाइक मिसाल है कि दुनिया में फ़िलासफ़ी, डाटा, कई चीज़ें ऐसी हैं जो पीछे चली गई हैं। दुनिया में अमली महारतें जो है ना वो इस वक्त राज कर रही हैं। मैं ऐसे कई सॉफ्टवेयर हाउसेस में गया हूँ जहाँ पे काम करने वाला अंडर मैट्रिक है, लेकिन उसको डाटा साइंस की, मशीन लर्निंग या उसके पास एआई की कोई ऐसी स्किल है कि वो बड़े अच्छे पैसे कमा रहा है और वो खुशहाल है। उसके मुकाबले में एक बीएस किया हुआ या एमफिल किया बच्चा बेरोज़गार है या वो 40,000 रुपये की नौकरी ढूंढ रहा है पाकिस्तान में। क्या कहेंगे कि ऐसी कौन सी स्किल्स हैं? एक है सर हार्ड स्किल्स की आपने बात की, 300 तरह की स्किल्स हैं, छोटे छोटे काम यहाँ से जाके लोग बाहर कर रहे होते हैं, फ़ख्र के साथ करते हैं, पैसा कमा के वापस भेजते हैं। एक सॉफ्ट स्किल्स की साइड है, वो कौन सी सॉफ्ट स्किल्स हैं जो जर्मनी के एजुकेशन सिस्टम में आपने देखी हैं कि इंश्योर किया जाता है कि ये सॉफ्ट स्किल्स तो बच्चों को आनी चाहिए? जैसे मैंने पहले कहा ना कि उनके जो 1 से लेकर 4 तक की जो क्लासेस होती हैं वो सब के लिए सेम ही हैं। और उसमें एक बात जो मैंने पहले भी कही थी कि वो बहुत आपको रॉकेट साइंस नहीं पढ़ाएंगे। बिल्कुल एक चीज़ तो वो जो बच्चे बहुत अच्छा काम करेंगे, मेरी विश है कि पाकिस्तान में कोई इदारा कर ले कि जर्मनी के अंदर मोर देन 150 म्यूजियम्स हैं, सिर्फ बर्लिन के अंदर, जर्मनी में नहीं, सिर्फ बर्लिन शहर के अंदर मोर देन 150 म्यूजियम्स हैं। बस शायद पूरे पाकिस्तान में 15 भी ना हो, शायद मेरी नॉलेज अलग भी हो सकती है। तो वो जो बच्चा है ना उसको वो उन सब के सब म्यूजियम्स का विजिट करवाएंगे। अच्छा। दूसरी चीज़ मैंने कहा वो लैंग्वेज के ऊपर बहुत फोकस करते हैं कि चाहे बच्चा मेरा बेटा है चाहे वो किसी जर्मन का बेटा है, वो जर्मन ज़बान में ही पढ़ाई करेगा। और वो जो किंडरगार्टन थे शुरू के प्ले ग्रुप के टाइम थे उसमें वो उसको जर्मन ज़बान, जर्मन कल्चर सिखाएंगे, उसको जर्मन कल्चर के अंदर उस माहौल में उसको लेके जाएंगे कि जर्मन कैसे सोचते हैं, जर्मन कैसे करते हैं, वो सारा वो करेंगे उसको। तो वो ये वाली चीज़ें हैं कि स्कूल लेवल पे हमारे यहाँ छोटे से बच्चे को भी वो रट्टे पे लगाया होता है, ABC का रट्टा लगाया, वहाँ कोई ऐसा मामला नहीं है। वो आपको आर्ट, कल्चर, एजुकेशन, ये हिस्ट्री, इस तरह की चीज़ें पढ़ाएंगे। ज़ू लेके जाएंगे, वहाँ पे वो ज़ूलॉजिकल गार्डन के नाम से वो पूरा एक चौक कह लें है, और वो ऐसा बेहतरीन ज़ू है कि मेरा ख्याल है शायद 4-5 दिन लग जाए उसको देखने के लिए। वहाँ पे बच्चों को लेके जाते हैं, मल्टीपल टाइम्स लेके जाते हैं, पूरा बताएंगे कि ये स्पीशी क्या है, ये क्या चीज़ है, ये इसमें स्पीशी में क्या फ़र्क है, स्पीशी में क्या फ़र्क है। वो ऐसा नॉलेज है जो उनको प्रैक्टिकल लाइफ में बेशुमार टाइम काम आएगा। कि जैसे हमें कई दफ़ा वो चीज़ों का पता ही नहीं होता कि ये क्या स्पीशी है, ये क्या नहीं है। तो वो ठीक है, हमें बहुत ज़्यादा डिटेल नॉलेज तो नहीं चाहिए, लेकिन जनरल नॉलेज तो हमें पता हो ना कि जनरल नॉलेज क्या है।
दो बातें। तीसरी चीज़ ये कि मेरे ख्याल में कि जो हमारे सोशल एटिकेट्स हैं ना, कि लोगों से बात कैसे करनी है, कोई आपको चीज़ देगा तो उसको थैंक यू कहना है, डांके कहते हैं जर्मन में, तो इस तरह कोई आप सॉफ्ट स्किल जिसको हम कहते हैं कि रोड कैसे क्रॉस करनी है, और जो भी अच्छा बहुत सारी दफ़ा में वो आपको पार्क्स लेके जाते हैं, जो खेलने वाले पार्क्स हैं वहाँ लेके जाते हैं और वो आपको ट्रेन कराते हैं कि पार्क्स में कैसे खेलना है। और तो हमारे यहाँ तो लोगों को पता नहीं है तो पार्क में कैसे खेलना है, तो वो आपको पार्क्स लेके जाते हैं। पार्क्स में आपको कि आपने जब इकट्ठे खेल रहे हैं, कभी कोई बच्चा गिर गया तो आपने कैसे बिहेव करना है, कभी कोई आपकी लड़ाई हो गई है तो आपने कैसे बिहेव करना है, तो वो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा वो बचपन से ही बच्चों को सिखाते हैं। बिल्कुल सही। अच्छा, दुनिया में ना जो तहजीब है, सिविलाइजेशन है, उसका एक बहुत बड़ा जो मरकज़ है वो घर है, माँ है, आया है, खाला है, ये वो घर की मेड है। वो एक किस्म की ना जी घर से बच्चों को लेकर चलती है। और छोटे बच्चे, आप अरब की भी कल्चर में देखिए कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो ज़माना था, आप विलादत वाला दौर देखिए, तो उसमें जो अरब वुमेंस थी वो अपने बच्चे को आया के और उस दाई के हवाले कर देती थी और वो उनका बुनियादी नर्चर करती थी। इसी तरह दुनिया की तारीख में जर्मन्स का बड़ा नाम है जी। आप यहाँ तक देखिए कि अल्लामा मोहम्मद इकबाल, उनके जो बच्चे हैं, क्योंकि बड़ी अभी छोटी उम्र थी बच्चों की, तो जो जोजा थी उनका इंतकाल हो गया, और इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ने अपने बच्चों की तरबियत और उनके नर्चर के लिए एक जर्मन खातून आंटी डोरस, उनके हवाले किया ये सारा जो असाइनमेंट थी। मेरे ख्याल वो दफन भी लाहौर में ही है, जो मेरी इतला है, गोरा कब्रिस्तान में, जेल रोड पर। अच्छा, अब ये जो उनकी वुमेन की ये तरबियत करने की और कमिटमेंट की एक जो खूबी है, इसको मैंने काउंटर चेक भी किया। मेरा बड़ा एक अच्छा छोटे भाइयों की तरह दोस्त है, राना इब्राहिम, वो फ्रैंकफर्ट में होता है और मैं जाता हूँ, वो मेरा होस्ट होता है। अब वो जो मेरा होस्ट है उसकी शादी जर्मन्स में हुई, यानी उसकी जो वाइफ है वो जर्मन है, और वो कहता है सर कोई पाकिस्तानी और पंजाबी सोच नहीं सकता ये किस कदर कमिटेड, किस कदर मेहनती और किस कदर वफादार, और सबसे बढ़ के कितनी कमाल की माएँ हैं। क्या ऐसा आपने भी कुछ देखा? अच्छा, एक बात है कि मैं आपकी बात से 100% इत्तेफाक करता हूँ। एक बात थी वो मैंने सोचा था कि ना कहूँ, लेकिन मैं आपको कह देता हूँ, वो ये है कि हमारे यहाँ अमूमी तौर पे ऐसा होता है कि लोकल प्रॉब्लम्स के लिए इम्पोर्टेड सोल्यूशन तलाश करते हैं। तो वो एक्चुअल में उसके बहुत सारे प्रॉब्लम्स ऐसे हैं कि जैसे आपने भी कहा घर का प्रॉब्लम, हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा, चूँकि वो पंजाबी कल्चर में भी, और मैं भी पंजाब से हूँ, पंजाबी हूँ, उसके बावजूद वो पंजाबी कल्चर के अंदर वो फैमिली सिस्टम ऐसा होता है कि काफ़ी ख़ानदान इकट्ठे रह रहे होते हैं, चीज़ें होती हैं, तो वो बच्चा सारा दिन देख रहा है कि मेरी वालदा किसी और से लड़ाई कर रही हैं, मेरी वालदा किसी और से लड़ाई करके जाके किसी और को उनकी अच्छाइयाँ या बुराइयाँ कर रही हैं, और इसी तरह जब मेरे वाले साहब आते हैं तो मेरी वालदा उनके साथ क्या करती हैं, और इसी तरह वालिद साहब मेरी वालदा के साथ क्या सलूक करते हैं, या ऊंची बोलना, चीज़ें करना। तो ऐसा जिस घर में होगा तो उस बच्चे की क्या परवरिश होगी? जैसे आपने कहा वो पहली परवरिश ही चूँकि घर से होनी है, तो उस बच्चे की परवरिश तो वैसी ही होगी। और दूसरी तरफ जहाँ जर्मन हो या और मुख्तलिफ कल्चर्स हों, तो वहाँ पे चूँकि ऐसा नहीं होता। एक बात ये कि मैं इस पर भी बिलीव करता हूँ कि जो अगर पोते अपने दादा दादी नाना नानी के करीब रहें तो उसका फ़ायदा होता है, उसका बहुत फ़ायदा होता है। लेकिन वो जिस तरीके से हमारे माहौल में रहते हैं उस तरीके से ना रहें, एक आइडियल सिचुएशन में रहें। लेकिन जो आपने दूसरी बात की थी जर्मन्स के हवाले से, मैं उससे 100% इत्तेफाक करता हूँ। जर्मन्स इंतहाई लॉयल कौम है, और वो अगर किसी चीज़ को समझते हैं कि ये ठीक है तो उसके लिए वो तन मन धन जान सब कुछ लगा देंगे। उनको सब कुछ छोड़ना पड़ेगा, वो सब कुछ छोड़ देंगे, वो कुछ भी उनको करना पड़ेगा वो उसके लिए वो करेंगे। वो अपनी चीज़ों से कमिटेड हैं, लॉयल हैं, और जिस कॉज को वो समझते हैं कि कॉज ठीक है उसके लिए वो ऑल इन होते हैं। ऐसा नहीं होता कि हमारे यहाँ की तरह के वो ठीक है बच्चों की तरबियत भी एक काम है बस कर लो, ये नहीं। वो समझते हैं कि ये उसको समझते हैं कि काम है तो उसके लिए वो पूरी एफर्ट करेंगे, पूरी एनर्जी लगाएंगे, पूरा टाइम लगाएंगे, पूरा देखेंगे कैसे बेहतर से बेहतर हो सकती है। और भी इस तरह कोई भी काम हो तो उसके लिए वो इसी तरीके से ही करते हैं। अच्छा, अगर हम पाकिस्तान की बात करते हैं, अभी पाकिस्तान में भी बच्चों को बहुत ज़्यादा अवेयरनेस आ गई है, उनको पता चल गया कि हमें स्किल्स की तरफ आना चाहिए। तो वो बच्चे जो जर्मनी की तरफ आना चाहते हैं तो उनकी बेसिक एजुकेशन कहाँ तक होनी चाहिए कि वो जर्मनी में किसी भी तरह की स्किल बेस्ड एजुकेशन के लिए, टेक्निकल एजुकेशन के लिए अगर जाना चाहते हैं तो उनके लिए आप क्या गाइड करेंगे? एक चीज़ तो मैं जर्मनी आना चाहें या ना आना चाहें उन सबको गाइड करना चाहूँगा, और वो ये है कि मैं भी विश करता हूँ अपने लिए भी, और बाकियों को भी मैं इसलिए रिकमेंड करूँगा कि मैंने ये विश भी की, इरादा भी किया, अल्लाह में इस पर अमल की तौफीक अता फरमाए, कि मैंने अपने बच्चों को 4 ज़बानें कम से कम सिखानी है। क्या बात! उर्दू, इंग्लिश, जर्मन और अरबी, ये 4 ज़बानें उनको कम से कम सिखानी है। तो
बाकी जिसने जर्मनी आना है वो जर्मन ज़बान ज़रूर सीखे, जिसने फ्रांस जाना है वो फ्रेंच ज़बान ज़रूर सीखे, जिसने स्पेन जाना है वो स्पेनिश ज़रूर सीखे। तो जहाँ भी आप जाना चाहते हैं, आपने अगर गोल तय कर लिया कि मैंने जर्मनी जाना है, तो आप जर्मन ज़बान सीखें। सबसे पहला और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट काम ये है, क्योंकि एक जर्मन ज़बान आने वाला और एक ना आने वाला, उसमें सिग्निफिकेंट फ़र्क है। अच्छा, यानी कि एडमिशन के लिए भी फ़र्क है। अगर जो मैंने बताया ना कि VET जो उनका प्रोग्राम है, ये डुअल सिस्टम वाला, इसमें पाकिस्तान से भी अगर कोई जाना चाहे वो जा सकता है। अच्छा। लेकिन उसको जर्मन ज़बान अच्छी क्वालिटी की आना ज़रूरी है। उसका टेस्ट यहाँ से पास किया हो, उसका सर्टिफिकेट लगाए, उसका वहाँ दाखिला हो जाएगा। अच्छा, ये जितने भी तरक्की याफ्ता ममालिक हैं या वो ममालिक जहाँ का जो सिटीज़न है वो सेल्फ सफिशिएंट है, जैसे जापान की बात कर लें, जर्मनी की बात कर लें, ये अपनी ज़ुबान को बहुत प्रमोट करते हैं। अगर इसके बरक्स अगर हम पाकिस्तान की बात करें, बहुत सारे इदारे काम कर भी रहे हैं कि उर्दू ज़ुबान को मैक्सिमम आगे लेकर आएँ और बच्चों को सिखाई जाए। हम बिल्कुल एक अंग्रेज़ी पर शिफ्ट ना हो जाए, आनी ज़रूरी है लेकिन अपनी ज़ुबान आनी बहुत ज़रूरी है। तो आप क्या समझते हैं कि पाकिस्तान में अपनी ज़ुबान को प्रमोट किया जा रहा है, उर्दू को लेकर क्या आप देखते हैं काम किया जा रहा है? इसके बरक्स आप जर्मनी में भी जिस तरह से देखते हैं और भी जितने ममालिक हैं वो अपनी ज़ुबान को बहुत तरजीह देते हैं। जैसे आपने कहा बिल्कुल ऐसा ही है। अमूमी तौर पे जर्मन प्रोफेसर्स को वो इतनी अच्छी इंग्लिश नहीं आती जितनी अच्छी हमारे यहाँ के किसी आम बच्चे को आती है। अच्छा, क्योंकि उनके दिमाग में कोई इंग्लिश का हवा नहीं है ना। उन्होंने कोई इंग्लिश को सर पे नहीं सवार किया हुआ कि अगर मुझे इंग्लिश आएगी तो मैं कोई ज़्यादा मोतबर हो जाऊँगा, मुझे इंग्लिश आएगी तो मुझे ज़्यादा इंपॉर्टेंस मिलेगी, मुझे इंग्लिश आएगी तो मैं ज़्यादा कामयाब हो जाऊँगा। उनकी नज़र में ऐसी कोई बात नहीं। इंग्लिश एक इंटरनेशनल ज़बान है, ज़रूर सीखनी चाहिए, बहुत अच्छी बात है, उसका फ़ायदा होता है। लेकिन मतलब उसको ही मेयार समझना कि जिसको ज़्यादा अच्छी अंग्रेज़ी आती है वो ज़्यादा आगे निकल जाएगा, मैं समझता हूँ कि ये कोई बहुत प्रैक्टिकल बात नहीं है। आपको अपनी लोकल ज़बान आए तो जो आपकी लोकल ज़बान में अंडरस्टैंडिंग है वो किसी और ज़बान में नहीं हो सकती। अच्छा, एक बड़ा ना, मैं अभी वो चेक कर रहा था और मुझे एक बड़ी कमाल की एक इन्फॉर्मेशन और सवाल मेरे जहन में आया। जर्मन ने, क्योंकि सेकेंड वर्ल्ड वॉर में पंजाब में कहते हैं बड़ी कुट खाई है और जो कुट खाई है वो कुट इस हालत में थी कि लाखों करोड़ों लोग मर गए। उसमें जो हिटलर था उसका स्टबर्न होना, उसकी कल्ट फॉलोइंग, उसके कह लीजिए कि गलत फैसले और उसका ज़िद हठधर्मी, उसने कह लीजिए बर्बादी कर दी। और उसके बाद फिर एक पूरी कौम तबाह होने के बाद, इतने नुकसान के बाद दोबारा उठी और दुनिया में छा गई। आप देखते हैं अभी भी उसके असरात सोसाइटी में हैं। और साथ ही साथ क्या एक ऐसा शख्स जो आज से 70-80 साल पहले तो उसकी ब्लाइंड फॉलोइंग थी, कल्ट फॉलोइंग थी, लोग एक अंधाधुन उस पर एतमाद करते थे और पूरी कौम मरवा दी उसने, यकीन करें, उसकी इकॉनमी बर्बाद कर दी। क्या आज भी उसके कुछ आने वाले 2-4 पीस हैं वहाँ पर? मेरा ख्याल है कि अगर होंगे भी तो वो एटलीस्ट कहते नहीं होंगे कि हम हैं। अच्छा। लेकिन वैसे होंगे भी नहीं, लेकिन अगर होंगे तो वो कहते नहीं होंगे कि हम हैं। और लेकिन वो इसमें एक एंगल वही वाला है जो मैंने पहली बात कही थी कि जिस चीज़ को सही समझते हैं ना, उस चीज़ के लिए वो फिर कुछ भी करेंगे। तो वो चाहे वो हिटलर को अगर सही समझते थे तो उसके लिए वो ब्लाइंड फॉलोअर थे। तो वो ये उनकी कौम में ये खसूसियत तो है। अब वो खसूसियत कभी नेगेटिव भी चली जाती है, कभी पॉजिटिव भी चली जाती है। वो डिपेंड करता है कि उन्होंने अपनी डायरेक्शन क्या बना लिया, विजन क्या बना लिया उन्होंने। तो वो, लेकिन जो वो बना लें वो उसके लिए फिर वो ऑल इन होते हैं। अच्छा, अगर हम प्रोडक्शन और इनोवेशन इनको साथ रखते हैं, हर तालीमी इदारा जो है वो डेफिनेटली काम तो कर रहा है, प्रोडक्शन तो बहुत ज़्यादा हो रही है, बहुत सारी डिग्रीज आती जा रही हैं, लेकिन इनोवेशन कोई नहीं आ रही। रिसर्च पर इतना ज़्यादा शायद पाकिस्तान में नहीं काम किया जा रहा, जिसके लिए अक्सर लोग, जैसे आप भी PhD के लिए जर्मनी गए हैं, वहाँ पर आपको बड़ी अच्छी स्कॉलरशिप्स मिल रही हैं। उसके बरक्स पाकिस्तान में इस तरह से ये चीज़ें नहीं हैं। आप क्या समझते हैं कि कौन सी चीज़ें हैं जो जर्मनी के एजुकेशनल सिस्टम से पाकिस्तान में आनी चाहिए, और यहाँ के सिस्टम में अगर वो चीज़ें आ जाती हैं तो पाकिस्तान में बेहतर अपॉर्चुनिटीज़ जो हैं, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ भी, और वैसे भी टेक्निकली भी चीज़ें बेहतर होने लग जाएंगी? अच्छा, एक चीज़ जो मैंने जर्मनी में यूनिवर्सिटीज़ में भी देखी, वैसे इन जनरल भी देखी, कि वो लोग इस पर नहीं, उनका क्राइटेरिया ये नहीं होता कि ये काम कितनी देर में हुआ, उनका क्राइटेरिया ये होता है कि काम कितना अच्छा हुआ। जैसे हमारे यहाँ PhD में दौड़ होती है कि जी अब कितने साल हो गए, 3 साल हो गए, अच्छा मतलब 2 साल और रह गए, अब अड़ गए हैं आप, मतलब कहने लगे हो जाएगी। एक जनरल परसेप्शन होता है 4 साल 5 साल में PhD हो जाएगी। वहाँ ऐसा नहीं होता। वहाँ होता है कि जब काम हो जाएगा तब PhD हो जाएगी। मेरे अपनी चेयर में मेरे साथ कॉलीग हैं, बैठती हैं, तो उनको 9 साल हो गए PhD करते हुए और वो कोई जल्दी नहीं है। मैंने उनसे पूछा कितना और लगेगा, कहते जब काम हो जाएगा तो हो जाएगी। तो उनको कोई जल्दी नहीं है, उनको ये है कि मैंने काम इस लेवल का करना है तो मेरी PhD हो जाएगी।
तो यहाँ पे होता है कि मैं जो 3 साल हो गए मुझे प्रोफेसर काम नहीं करा रहा, मुझे ये नहीं कर रहा, वो यहाँ पे सेल्फ फाइनेंस है ना, हम खुद से पे भी तो कर रहे होते हैं यूनिवर्सिटीज को। पे भी कर रहे हूँ या ना भी कर रहे हूँ, तब भी हमें वो जल्दी होती है ना कि मेरी ये हो जाएगी तो मेरी प्रमोशन हो जाएगी। लेकिन जल्दी है तो 4-5 हज़ार PhD करके बेरोजगार है। आपको पता है ये स्टार्टअप की सर्वे है 2023 का, 4,000 बेरोजगार PhD हैं, बेरोजगार ऐसे। अच्छा, आखिरी जो मेरा सवाल है ना वो इस हवाले से है कि आप जब पाकिस्तान आते हैं, मुल्तान से आपका ताल्लुक़ है, IBA कराची हमारी कभी मुलाकात हुई, उधर से भी आप पढ़े हैं, आपका इस मुल्क के साथ एक बड़ा गहरा ताल्लुक़ है। आप क्या आपका विज़न है पे बैक करने का, या बाहर ही रहना है आपने, या इस मुल्क को ऑब्वियसली यहाँ पॉलिसी मेकिंग बड़ा काम है, अभी टेविटा नेविटेक के सब इदारों को इम्प्रूव करने की ज़रूरत है, क्या एडवाइस करेंगे? फ़र्ज़ करें कि इन इदारों के हेड हमें सुन रहे हैं, गवर्नमेंट हमें सुन रही है, क्या मशवरा देंगे आप? एक चीज़ तो ये है कि जो अभी भी हमारे इदारे काम कर रहे हैं वो भी अपने तौर पे काम कर रहे होंगे, अच्छा तो, लेकिन हमेशा इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश तो होती ही है। तो एक इम्प्रूवमेंट जो मैं चाहूँगा कि वो ज़रूर होना चाहिए, वो हमारे लोगों के कम से कम बुनियादी तौर पे सबसे आसान तरीन काम जो करना चाहिए, पहला काम करना चाहिए, वो है बच्चों के एटीट्यूड में तब्दीली लाना। कि मतलब बच्चों के पास ठीक है, अगर वो वोकेशनल इंस्टीट्यूट आपको अच्छा नहीं सिखा रहा तो आप खुद अच्छे सीखने की एफर्ट कर लें। आपको मतलब जिन यूनिवर्सिटी से जिन्होंने PhD की चीज़ें की, तो वो मतलब यूनिवर्सिटी ने आपको ज़बरदस्ती तो नहीं की थी कि आप हमारे पास आके PhD करें, तो आप खुद PhD करने गए थे ना। तो आपका माइंडसेट, आपका एटीट्यूड ही ये था कि बस यार मुझे डिग्री मिल जाए, मेरे नाम का डॉक्टर लग जाए तो मुझे नौकरी मिल जाएगी, मुझे कुछ और हो जाएगा मेरा। तो वो ये हमारा जो एटीट्यूड है ना, ये अगर स्कूल लेवल पे, कॉलेज लेवल पे, यूनिवर्सिटी लेवल पे, वोकेशनल इंस्टीट्यूट लेवल पे ये अगर बदल जाए ना, तो इससे मेरा ख्याल है हमारा माशरा बहुत ज़्यादा बदल सकता है। कि वो हमें सिर्फ एक दौड़ होती है कि इस दौड़ में हम लगे हुए हैं, बस यही हम इसी में लगे रहें, वो इसका कोई वजह है नहीं है, वो हमें कोई इसका नहीं पता। किसी ने कह दिया ऐसे कर लो तो हमने ऐसे कर लेना। अच्छा, टेक्निकल एजुकेशन की जब हम बात कर रहे होते हैं, ऐसी कौन सी टेक्निकल एजुकेशन या कोई भी एजुकेशनल सिस्टम है, मेनली हम सोच रहे होते हैं कि उसके बाद हमें कोई जॉब मिल जाएगी, यानी हम एक जॉबियन बन जाएंगे, लेकिन एंटरप्रेन्योरियल माइंडसेट के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? ऐसी कोई स्किल्स हैं, ऐसी कोई ट्रेनिंग्स हैं, डिग्रीज़ हैं जिनसे आप एंटरप्रेन्योर बन सकें? बिकॉज दिस इज़ द नीड ऑफ आवर इन पाकिस्तान एटलीस्ट। वैसे तो मेरा ख्याल है पूरी दुनिया में इसकी नीड है, लेकिन पाकिस्तान जैसे ममालिक में बहुत ज़्यादा नीड है। और जहाँ पे जॉब्स हैं नहीं तो वहाँ जॉब्स क्रिएटर्स होंगे तो उसके इकॉनमी को भी फ़ायदा होगा, बंदे को खुद भी फ़ायदा होगा। तो लेकिन मैं समझता हूँ कि मेरे वाले साहब एक बात क्या करते थे, देयर इज़ ऑलवेज अ स्पेस एट द टॉप। अगर आप अच्छे लेवल का काम करेंगे तो उसमें कोई भी काम कर लें। आप बताएं कि आपको अगर कोई अच्छा इलेक्ट्रिशियन मिल जाए, आप कभी उसकी जान छोड़ेंगे? आप कहेंगे यार इसको मेरे घर भी ले, उसको मेरा ऑफिस भी ले, फलां जगह। आज आपको अच्छा इलेक्ट्रिशियन भी नहीं मिलता, आपको आज अच्छा प्लम्बर नहीं मिलता, तो वो मतलब कोई भी आप अच्छा काम करते हो आप उसका स्टार्टअप बना सकते हैं। आप अपने जैसे और 5-7 लोग तैयार करें, आपकी टीम पूरी तैयार हो जाएगी। ऐसी बेशुमार कहानी है जब IBA कराची में जैसे बात हुई हमारी, तो वो IBA कराची से भी ऐसी बेशुमार कहानियाँ निकली, चीज़ें हुई कि आप जिस भी काम में अच्छे हों, कोई भी स्किल सीख लेंगे। 300 स्किल्स की लिस्ट गूगल से निकाल लें, इसमें से कोई स्किल आप कहेंगे मुझे इसका शौक है, आप उसमें अच्छे बन जाएं, आप छा जाएंगे। थैंक यू सो मच मियां अब्दुल्ला साहब, आप हमारे शो पर आए और बड़ी हमारी इंटरेस्टिंग और फ्रूटफुल कॉन्वर्सेशन रही है। शाह साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। हमें इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह बहुत जल्द दोबारा मुलाकात होगी आपका और हम सब का। अल्लाह हामिया नासिर।